गवर्नमेंट की रीच कैसे होनी चाहिए 135 करोड़ तक, गवर्नमेंट कितनी जल्दी से जल्दी कवर कर ले, ये मेजर कंसर्न्स है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं बेसिकली उनके लिए कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इस चीज़ के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल में। मैं हूं आपके साथ राहुल। कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जिसे 13-14 महीने पहले हम सब ने सिर्फ सुना था, परंतु आज वो हमारी जिंदगी में घर करके बैठ गया है, यानी उसका संक्रमण खत्म नहीं हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी जान जोखिम में लिए हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है, तो दूसरी ओर संक्रमण कम करने और रोकने की मशक्कत जारी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम सब की बनती है और वो है सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना। कोरोना वायरस से लड़ाई की जंग में निसंदेह आपके मन में भी कुछ जिज्ञासु प्रश्न आते होंगे या कुछ तथ्य जिन्हें आप जानना चाहते होंगे, तो ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा आज के इस कार्यक्रम प्रश्नकाल में। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं दिल्ली से। डॉक्टर अंशुमान, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर अंशुमान, एक ट्वीट मैं अक्सर पढ़ते रहता हूं, हम लोगों को अपडेट्स भी मिलते रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के और फ्रंटलाइन वर्कर्स के। सब चीज़ें आजकल हमको ऑनलाइन मिलती हैं, ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सुविधाजनक भी हो गई हैं। एक ट्वीट है जो कि कल अपडेट हुआ है, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ते हैं। हम स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन संक्रमण रोकने में जनता का सहयोग जरूरी है। बचाव हेतु मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और टीकाकरण कराएं। भोपाल में कोविड-19 के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान में उन्होंने जनता से इस बात की अपील की है। वो एम्बुलेंस में जैसे रोड शो होता है ऐसे निकले थे और जागरूकता फैला रहे थे। सबसे ज़्यादा जागरूकता विषय पर और शब्द पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विज्ञान ही एक माध्यम है जिससे आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चाहे आगे बढ़ के बीमारी को रोक लें या आगे कोई खोज की बात हो। ठीक है। और विज्ञान का आधार होता है जागरूक होना। ठीक है। जब आप जागरूक रहेंगे तभी विज्ञान की बात होगी, तभी आप गुमराह होने से बचेंगे। ठीक है। आज भी 14 महीने होने के बाद अब कोरोना वायरस एक नोवल कोरोना वायरस नहीं रहा। बिल्कुल। ये जो एडवाइजरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क लगाना, गैदरिंग अवॉइड करना, ठीक है, और हाथ धोना, आज भी वही कारगर है। दवाइयां इतनी आई और फेल हो गई कि दवाई काम नहीं कर रही है, लेकिन ये तीनों चीजें आज भी, इसमें अगर नेतागण, खास करके मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर आ रहे हैं आगे, जागरूक कर रहे हैं, ये अच्छी पहल है। ठीक है। सबको मानना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं कहता हूं जन जागरूकता एक आधार बन सकता है संक्रमण को रोकने का। और जन जागरूकता में हर व्यक्ति को अपना योगदान भी देना है। मुझे लगता है सबसे पहले वही ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब भी बदलाव की बात आती है भारत में या कहीं भी किसी देश में, हमने जब इतिहास पढ़ा, तो जब भी जन जागरूकता करने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो उसे खुद अपने आप से ही लड़ाई लड़नी होती है। क्योंकि जब आप किसी को भी कुछ कहेंगे तो वो कहेगा अच्छा मुझे सिखा रहे हैं, यानी आपको अपनों से ही लड़ना होता है। मुझे लगता है यही वो बात है और इसी वजह से शायद ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हम एक अगला प्रश्न पढ़ते हैं जो हमें अभी भी प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब, देश के कुछ हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर का खौफ भी गहराता जा रहा है। क्या ये लापरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर से कोरोना का बवंडर उठ रहा है? ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं थोड़ा, मेडिकल साइंस में भी इतिहास की बात होती है। आमतौर पे लोग इतिहास को आर्ट्स समझते हैं जी। मेडिकल साइंस आर्ट्स और साइंस का सम्मिश्रण होता है। ठीक है। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था जी, और उसमें 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। उसमें भी यही गलती हुई थी, जब फर्स्ट वेव आया, फ्लू के बारे में जानकारी नहीं थी, लोगों की मौतें हुई, बाद में लोग लापरवाह हो गए। ठीक है। जो आज भी देखने को मिला कोरोना के एक साल बाद, जनवरी में जब केसेज कम होने लगे और खासकर 16 जनवरी को टीकाकरण स्टार्ट हुआ, लोगों के मन में ये आ गया कि अब कोरोना खत्म हुआ, जबकि वायरस ऐसा नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। एक बार आपकी सोसाइटी में आया, वायरस रहेगा। धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जब जनता बढ़ जाती है, आपके बॉडी में वायरस की मारक क्षमता खत्म होने लगती है, तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचते हैं और वायरस से नुकसान नहीं होता है। उस समय लापरवाही बरती गई। लापरवाही तीनों स्तर पे हुई, इसलिए समाधान तीनों स्तर पे, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों स्तर पे सुधार की आवश्यकता है।
जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि बिल्कुल किसी भी मतलब मौके पर आपको कोताही नहीं बरतनी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ गई हैं वाराणसी से, प्रिया, उनसे बात करते हैं, उनका प्रश्न जानते हैं। हेलो जी। किसी को बुखार है और हमें कारण नहीं पता है, जी। तो क्या उसे टीकाकरण करवाना चाहिए, क्या वैक्सीन लेनी चाहिए? मरीज की उम्र क्या है? 48 to 50 के बीच। जी, जिसमें बुखार हो उसमें आमतौर पे किसी भी टीकाकरण के लिए हम मना करते हैं। बेहतर होगा किसी फिजिशियन को आप दिखाएं और कारण समझें। हो सकता है कोविड का बुखार हो सकता है नॉन कोविड का बुखार हो, कि अभी बहुत सारे वायरल फ्लू भी हैं, सीजनल है, एलर्जिक है, या और भी कुछ कारण हो सकता है। तो बेहतर है उसका कारण आपको समझना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान इंडिया साइंस एक चैनल है जो विज्ञान को बढ़ावा देता है। जी। जब भी बुखार होता है तो इंसान के अंदर एक फाइट चल रही होती है किसी खास एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच। उस समय आपने वैक्सीन दिया तो एक और फाइट स्टार्ट करा दी, तो 2 फाइट से लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए एक फाइट से लड़ें। पहले बुखार का इलाज कराएं, ठीक होने दें, फिर टीकाकरण कराएं। और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, पीयूष जी, जो कि गांधीनगर गुजरात से हैं। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। हेलो जी, बताएं। नमस्कार, आपका प्रश्न पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर जिन लोगों को हृदय की बीमारी है तो उन लोगों को क्या वैक्सीन लेनी चाहिए क्या? जी, जो कोमॉर्बिडिटीज की लिस्ट बनी उसमें हार्ट डिजीज, जिसमें हृदय की बीमारी कह सकते हैं, हाइपरटेंशन, कैंसर के रोगी, डायलिसिस पे रहने वाले किडनी के मरीज, डायबिटिक के रोगी, इन लोगों को रखा गया। इसका मतलब ये है कि ऐसे रोगी में कोरोना का संक्रमण के बाद होने वाली बीमारी और अति गंभीर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए उनको लेना है। हाँ, एहतियात क्या करना है, आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन जिनके संपर्क में उनसे उनकी फिटनेस कराएं, और जब टीकाकरण केंद्र पे जाएं तो जो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बैठे उनको अपनी सारी रिपोर्ट से आगाह कराएं कि इनको ये तकलीफ है, ये बीमारी का इलाज चल रहा है, अभी ये कंडीशन है। इसको बताना बहुत जरूरी है, किसी भी मेडिकल रिकॉर्ड को ना छुपाएं, उसको बताएं। टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बेहतर बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सबको बताई। हमारे दोनों कॉलर के लिए एक बात यहाँ पर कॉमन निकली है, वो ये कि कोई भी परेशानी है यदि, तो पहले आप अपने फिजिशियन से संपर्क करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और वो सारी रिपोर्ट्स टीकाकरण केंद्र पर भी दिखाएं। और यदि सिर्फ मामूली बुखार है तो टीकाकरण के लिए ना जाए। ऐसा ना हो कि कोई और बीमारी उनको हो जाए, कोई और उनके अंदर वायरस इस वक्त हो, जो हो सकता है फ्लू का हो, जो अगर मेरे ख्याल में सीजन बदल रहा है डॉक्टर साहब, और तमाम लोगों को इस वक्त नजला और खांसी की मामूली शिकायतें हैं, लेकिन डर फिर बढ़ रहा है जो पहले था। बिल्कुल। यदि आपको याद हो कि शुरुआती दौर में मार्च अप्रैल का वो समय था जब शायद कोरोना वायरस का संक्रमण तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था, और आज संक्रमण बहुत ज़्यादा है और डर बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से शायद लोग खुला हुआ घूम रहे हैं। कल मैं एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री की चल रही थी, तमाम सारे विभागों के साथ लाइव थी। उसमें स्वास्थ्य सचिव भी थे, पुलिस भी थे, जो भी मतलब एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है कोरोना वायरस से फाइटिंग में। रात में करीब 10 बजे के आसपास लाइव चल रहा था वो, तो उनके पास कुछ कमेंट्स आए हुए थे, कुछ मेरे ख्याल में संभवतः वो देख रहे होंगे कि क्या हमको काउंटर करना है। तो उसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आए कि किस किस को ये वैक्सीन दी जा रही है, ये कौन तय करता है, क्या सबको ही देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर वो भी तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं के ऊपर मंडरा रहा है। बहुत देखिए, इसी को कहते हैं वैज्ञानिक सोच। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपके अंदर जो सवाल आया, कितना बारीकी का सवाल है, और इस पे मेरा जवाब सुनिए आप। जी। अभी तक आपने 3 सेगमेंट में किया। पहले फ्रंटलाइन वर्कर, जिसमें हेल्थ केयर और पुलिस को लगाया, बहुत बढ़िया, अच्छा स्टेप था। उसमें हमारे पास वैक्सीन का प्रोडक्शन कम था, ठीक है, तो आपने उनको कवर कर लिया। उसके बाद 60+ या 45 से ऊपर के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज, अलग बीमारियां हैं, अब आपने खोला 45 से ऊपर के लोगों को। अब समय इसका नहीं रहा। अब जिनमें ट्रायल हुआ, मतलब 20 से ऊपर के उम्र के लोग, सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन ओपन करना चाहिए। कारण क्या है, 20 से ऊपर 45 से नीचे वाले लोग ही सुपर स्प्रेडर हैं। उनमें संक्रमण है, फैला रहे हैं, लेकिन उनमें लक्षण नहीं है। तो संक्रमण ये फैला रहे हैं, इनको वैक्सीनेट आपने किया ही नहीं है। अब वैक्सीन का प्रोडक्शन आप बढ़ाइए, वैक्सीनेशन का टाइमिंग बढ़ाइए, रात में भी वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि ये यूजुअली ऑफिस वर्कर हैं। ऑफिस से रात के अगर 10 बजे निकल रहे हैं तो ये वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लगवाते हुए अपने घर जाएं। तो 24/7 वैक्सीनेशन नहीं, तो कम से कम रात के 12 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर खोल के और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम
20+ सबको लगवाना है जी। बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को अभी ट्रायल में रिजल्ट नहीं आया, इसलिए उनको नहीं लगवाना है। ठीक है। जी। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है और हमको बरतनी है, यही सबसे बड़ा हमारा योगदान है इस लड़ाई में। बहरहाल डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और विनय नाम के हमारे एक अगले कॉलर इंदौर से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनका प्रश्न जानते हैं। हेलो हेलो जी विनय जी नमस्कार, अपना प्रश्न बताएं। नमस्कार सर, मेरा सवाल है मेरे फादर को पिछले हफ्ते ही कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगा है। ठीक है। उसके बाद उन्हें 2-3 बार बुखार हो चुका है, तो डॉक्टर कह रहे हैं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या नेक्स्ट टाइम हो ऐसा तो क्या मुझे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद आमतौर पे 1-2 स्पाइक बुखार का आ सकता है, वो 100 से 101 के बीच में होगा। उसमें डॉक्टर आपको सलाह देंगे पैरास्टामोल की टैबलेट, डॉक्टर की सलाह की निगरानी में आप उस टैबलेट को दे सकते हैं। ये माइल्ड साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी वैक्सीनेशन के तुरंत बाद संजोग से एलर्जिक बुखार या कॉमन फ्लू का बुखार हो जाता है, इससे चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसको मॉनिटर जरूर करें इस बार के वैक्सीनेशन में, और सेकेंड वैक्सीनेशन में ये बात बताएं डॉक्टर को मेडिकल सेंटर पर जब जाएं कि पहले वैक्सीनेशन के बाद इनको 2 बार बुखार आया था, ताकि डॉक्टर आपको ऑब्जर्वेशन में, जब वैक्सीन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है 40 मिनट के लिए, उस समय इनको बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व करें कि कोई बुखार ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसका बस ध्यान रखना है आपको। वैक्सीनेशन आप बेफिक्र होकर कराएं। जी जी, देखिए यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको इस बात का यकीन दिला रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ा रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो बिल्कुल ही सेफ़ है और आप उसका ज़रूर डोज लें। आपका जैसे ही नंबर आता है तो डॉक्टर साहब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और एक अभी एडवाइजरी भी जारी हुई है जिसमें कुछ समय जो है बढ़ा दिया गया है दूसरी खुराक का। तो प्रश्न एक हमको प्राप्त हुआ है, वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच 4 से 6 हफ्ते के बजाय 4 से 8 हफ्तों का अंतर रखने की सिफारिश क्यों की गई है? जी, मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग साइंस है। एवर इवॉल्विंग साइंस इसलिए कहते हैं कि इसमें अकड़पन नहीं है। और आमतौर पे अगर हम सामाजिक भाषा में कहें तो अकड़ मुर्दों में होती है, जिंदे में अकड़ नहीं होती है। तो मेडिकल साइंस फ्लेक्सिबल साइंस है। ठीक है। हर समय आधार पे जीवित है। तो पहली डोज देने के बाद हमने जब देखा था कि दूसरी डोज में 4 हफ्ते का गैप रख रहे हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता मतलब एंटीबॉडी का लेवल ब्लड में ज्यादा हो रहा है। ठीक है। बाद में रिसर्च प्रोसेस में रहा, ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन दिया गया, और जब कुछ लोगों ने मिस कर दिया या बाई मिस्टेक हुआ कि 4 हफ्ते पे वैक्सीन नहीं लिया, उनकी डोज 6ठे हफ्ते 7वें हफ्ते लगी, तो देखा कि उनमें एंटीबॉडी की मात्रा और ज्यादा हो गई। अच्छा। तो फिर इस ट्रायल को और बढ़ाया गया, पाया गया कि 6 से 8 हफ्ते के बीच अगर सेकेंड डोज दें तो वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी बनने की क्षमता ज्यादा हो रही है। तो इसका रिकमेंडेशन चेंज किया गया और ये रिकमेंडेशन इसलिए बदला है। अभी थर्ड चेंज आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है थर्ड डोज की भी बात आए, सेकेंड डोज को जैसे हम बूस्टर डोज कह रहे हैं, एक ट्रायल अभी अंडर डिस्कशन है कि थर्ड डोज देने के बाद क्या हम लंबे समय मतलब 2-3 साल के लिए एंटीबॉडी बना सकते हैं क्या? ये डिस्कशन चल रहा है। और एक डिस्कशन चल रहा है नेजल वैक्सीन का, नेजल स्प्रे वैक्सीन का। ये भी आने वाले समय में सुनने को मिलेगा, इसलिए आप आश्चर्य ना करें। मेडिकल साइंस एवर इवॉल्विंग साइंस है और ये किसी के क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है मेडिकल साइंस की लोग क्या सोचेंगे। ठीक है। जो पब्लिक के हित में जरूरी होगा मेडिकल साइंस उसको मानेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अपनी बात पर अडिग रहने वाली बात है जो डॉक्टर साहब ने कही कि आप लोग इस बात से बेफिक्र रहें कि जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसके पीछे बाकायदा पक्के सबूत और तथ्य हैं जिन पर मेडिकल साइंस काम कर रहा है। हम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भरोसा रखना है अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स पर और अपने डॉक्टर्स पर जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर हमको सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। एक हमारे साथ गोरखपुर से हमारी कॉलर जुड़ गई हैं रश्मि, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या है सवाल। हेलो हेलो जी रश्मि जी नमस्कार, बताएं आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी खास तरह के ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना वायरस संक्रमण का अधिक खतरा रहता है या कम खतरा रहता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ब्लड ग्रुप से संबंधित आप जानना चाहती हैं? जी जी जी। देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ये सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हुआ था कि किसी खास ब्लड ग्रुप में ज्यादा खतरा है। आपको याद होगा वुहान सिटी में जब कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था तो एक रिपोर्ट निकली थी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले को कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा हुआ। बाद में पाया गया कि ऐसा नहीं था। जिनकी मौतें हुई उनमें विटामिन डी डेफिशिएंट भी पाया गया, क्योंकि एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। सिमिलरली एक कोइंसिडेंस देखा गया कि सर्टेन ब्लड ग्रुप के केसेस ज्यादा इन्फेक्टेड थे। ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? ACE2 रिसेप्टर फेफड़े के अंदर होता है। ACE2 रिसेप्टर कोरोना वायरस अटैच होता है।
इसका ओवर एक्सप्रेशन अगर किसी कारण से किसी खास व्यक्ति में ज्यादा हो, उसमें संक्रमण ज्यादा होता है। जैसे डायबिटिक के मरीज, हार्ट डिजीज के मरीज, उनमें ओवर एक्सप्रेशन नॉर्मली 3% रिसेप्टर एज 2 होता है। अगर ये 6%, 10%, 20% हो जाए तो इसमें संक्रमण ज़्यादा होगा, जो जिसका संबंध ब्लड ग्रुप से कहीं भी सीधा नहीं है। इसलिए ये मिथ है, इस पर रिलाई ना करें। तो यहाँ पर देखिए, हर पल आपको मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। जैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स रहते हैं, कहते हैं ना कि जब इमरजेंसी में कोई कॉल आता है या इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो सब लोग जो है तैनात हो जाते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को भी तैनात रहना है। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले क्या कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप दूर रहें। कोई भी ऐसी जानकारी जो ऑथेंटिक नहीं है उसको ना तो आप पढ़ने में अपनी रुचि दिखाएं, ना ही उसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इससे आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, संभवतः 10 लोगों का नुकसान और करेंगे, जिनकी वजह से वो और इसको बीमारी की तरह बढ़ाएंगे। जैसे हम एक ऐसे संक्रमण से लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा, ये वो संक्रमण है जो ऑनलाइन हम तो फैलेगा ही और नुकसान भी बहुत कई गुना हमको पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। और हम आगे बढ़ते हैं। एक यूट्यूब पर हमको सवाल प्राप्त हुआ है, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ सभी के लिए, कि सार्वजनिक कार्यक्रमों की इजाज़त रोक दी गई है या सिर्फ 100 या उससे भी कम के लिए अनुमति दी जा रही है। लोगों का जुटना तो 10 में भी है और 100 में भी। अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है उनका। आगे लिखते हैं, मेरी बहन की शादी तय है जो कि 30 अप्रैल को है। कृपया बताएं कि कैसे संक्रमण की रोकथाम के साथ विवाह संपन्न कराया जा सकता है। कमलेश कुशवाहा का ये जो है संदेश है झांसी से। आप कहने को तो देखिए आप डॉक्टर हैं और कोई बीमारी यहाँ जिक्र नहीं की है, लेकिन ये शायद एक मानसिक परेशानी है। देखिए, डॉक्टर सबसे पहले सामाजिक प्राणी, बिल्कुल, इसीलिए शायद उन्होंने भेजा। एक अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता है। जो समाज की समस्याओं को ना समझेगा डॉक्टर नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल, हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है, एक संस्कार की रीति है। संस्कार की रीति में हमने धीरे धीरे इसको सामाजिक रीति में तब्दील किया और जिसमें भीड़ की संख्या बढ़ती गई और बाद में अश्वमेध यज्ञ की तरह होता चला गया कि किसके शादी में कितनी भीड़ या कितना खर्चा। सही बात है। शादी करें, संस्कार रीति रिवाज के तहत करें, कम भीड़ भाड़ में करें। ठीक है। आप क्यों गुलाम आज तक राजतंत्र में जी रहे हैं, अब हम डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र में हैं। ठीक है। क्यों उम्मीद करते हैं कि सरकार से कोई पॉलिसी डिसाइड होगी, आपके ऊपर लगाई जाएगी तभी आप मानेंगे। आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपकी फैमिली, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ है। आप डिसीजन लीजिए शादी को कैसे उसी रीति रिवाज के तहत कम से कम लोगों में करें। जब थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, सबको बुला के आप पार्टी थ्रो करें, एंजॉय करें, सब कुछ करें। गवर्नमेंट पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? सरकार हमारे द्वारा है, हमारा संविधान में कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम चलाते हैं सरकार, सरकार नहीं चलाती है हमें। सरकार से उम्मीद कम करें, हमारी पहल ज्यादा होनी चाहिए कि हम संक्रमण को रोकने में कितना भागीदारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके हृदय को छूने वाला ये मुझे लग रहा है उत्तर है कमलेश जी। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। कम शब्दों में पूरी बात यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन ने यहाँ रखी आपके सामने। आपका स्वास्थ्य और आपकी घर में शादी है तो आपके लिए शादी होने जा रही है, किसी और के लिए नहीं। दिखावे में बिल्कुल ना पड़े, ये उनका कहना है। और जब सामान्य हो जाएंगे हालात तो मुझे लगता है कि इसका जश्न किया जा सकता है। आप फिलहाल अपनी बहन की शादी में अपने परिवार का स्वास्थ्य जो है सर्वोपरि रखें और अपना निर्णय लें, और संभवतः आप जो निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। किसी पर भी डिपेंडेंट आपको नहीं होना है, ये बिल्कुल अभी डॉक्टर अंशुमन ने क्लियर कर दिया है। और हमारे पास अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे एक बार जान लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। सुनील जी हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो सर, नमस्कार। मेरा सवाल है, 40 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी? मैं भी जॉब करता हूँ और मुझे घर से रोज निकलना पड़ता है, तो और इसके साथ मेरा संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। क्या मुझे इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी हम और आप डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शो में, लेकिन फिर से मैं आपके लिए बताता हूं। मेरा रिकमेंडेशन, किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट का रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग काम पे जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, अब यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाना चाहिए, सबको लगना चाहिए। तब तक, जब तक, क्योंकि ये सभी अभी सेंट्रलाइज है, सरकार के हाथ में है, तब तक आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क का लगाना, हाथ का धोना और बिना हाथ धोए चेहरे को नहीं छूना और गैदरिंग को अवॉइड करना जितना हो सकता है करें। हल्की सर्दी खांसी हो, पैनिक ना करें। कोरोना संक्रमण हो जाए तो भी पैनिक ना करें। हर संक्रमण बीमारी में तब्दील होकर जरूरी नहीं, दोनों में अंतर समझिए। संक्रमित हो गए, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई, लेकिन आप पैनिक अगर नहीं करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आराम से आप निकल जाएंगे। कई लोग पैनिक करके उनका बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक होता है, और मौत कोरोना से नहीं हार्ट अटैक से हो जा रही है। इसलिए आपके लिए संदेश है, पैनिक बिल्कुल ना करें, शांत रखें, वैक्सीनेशन सबको लगना है।
और यहाँ पर एक ढांढस बंधाने वाले मित्र की भूमिका यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन निभा रहे हैं। एक लखनऊ से और कॉलर है हमारे साथ, उनके साथ जुड़ते हैं और जान लेते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। हेलो, सरिता जी हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो जी सरिता जी नमस्कार, अपना प्रश्न बताएं। सर, मैं जानना चाहूंगी वैक्सीन के 2 डोज लेने के कितने दिन बाद शरीर में एंटीबायोटिक बनते हैं? क्या इसके लिए हमें कोई टेस्ट कराना होता है कि हमें पता चल पाए कि बॉडी में एंटीबायोटिक बन गए हैं? जी, जो प्रतिरोधक क्षमता बनती है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबायोटिक एक दवा होती है जो बैक्टीरिया के मारने के काम आती है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो पहली डोज लगती है उससे 7 से 10 दिन बाद बॉडी अपने टी सेल्स, बी सेल्स, 2 तरह के सेल्स होते हैं शरीर के अंदर, उसमें एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। सेकेंड डोज को इसीलिए बूस्टर डोज कहा गया। आपने देखा होगा जब टीवी सिग्नल कम आता था पुराने जमाने में, जब एंटीना होता उसमें बूस्टर लगाया करते थे। बूस्टर का मतलब है सिग्नल को बढ़ा देना, तो शरीर को और सिग्नल ज़्यादा देते हैं सेकेंड डोज में, ताकि प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडी का लेवल बनने लगे। और ये मान लिया जाता है कि सेकेंड डोज के 10 दिन बाद इसकी एंटीबॉडी का लेवल इतना बन जाता है कि आपको कोरोना से बचा लिया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं आया है कि हर व्यक्ति का एंटीबॉडी लेवल टेस्ट किया जाए और उसके बाद कहा जाए आप कोरोना से अब संक्रमण से बच सकते हैं। इस तरह का प्रोटोकॉल अभी इंडिया में शुरू नहीं हुआ है। अगर शुरू होगा तो आपका भी टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए लोगों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की बात है वही मुझे लग रहा है सबसे बड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, और उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब पर हमको एक प्रश्न प्राप्त हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूँ सभी दर्शकों के लिए और आपके लिए। मेरे गांव में सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें एक एक दिन के अंतर पर वैक्सीन लगती है। जिन लोगों का नंबर आ गया है वो बिना किसी एहतियात के घूम रहे हैं, जैसे उनको कर्ण का कवच मिल गया है। ऐसे लोगों को क्या कहें, क्या समझाएं? देखिए वो अपनों से लड़ने वाली बात यहाँ पर आ गई है। पहले तो जहां आपका स्वास्थ्य केंद्र है, मैं कहूंगा आपके जो भी जनप्रतिनिधि वहां से एमएलए, एमपी हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हर दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू कराएं, ताकि जल्द से जल्द आपके एरिया में सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो जाए। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जिनको वैक्सीन लग गया है उनको बता दीजिए कि शोध के तहत वैक्सीन लगने के बाद 70 से 80% लोगों में ही प्रतिरोधक क्षमता बनी है। अभी भी 20 से 30% लोग ऐसे रह जाएंगे जिनमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो इसलिए उनको कर्ण कवच नहीं मिला है। वैक्सीनेशन लगवाइए, लेकिन जब तक एंटीबॉडी का लेवल, जो पहला सवाल था एक श्रोता का, दर्शक का, उन्होंने पूछा था, जब तक इस तरह कोई चीज़ नहीं आती तब तक आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं और अपने भी बचें, घर वालों को भी बचाएं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्हें कोई कवच प्राप्त नहीं हुआ है। वो 20 से 30% लोग ऐसे हैं वैक्सीन लगने के बाद भी जो संक्रमित हो सकते हैं और संक्रमण को फैला सकते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए थोड़ा सा आपको उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको वहाँ पर नेता बनना पड़ेगा जो सबके लिए कुछ ना कुछ करता है, यानी अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें और वैक्सीनेशन को रोज़ करवाएं। आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही हमारे पास एक कॉलर हैं, आशीष जैन। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो सर, नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं आजकल। जैसे सर, अगर इस केस में अगर बुखार या शरीर में कोई दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए? वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे भी लिखे हैं, कॉमनली अवेलेबल हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको बता देता हूँ, फिर से ध्यान से सुन लें। जहाँ वैक्सीन लगे, इंजेक्शन साइट पेन, वहाँ पे थोड़ा सा दर्द का होना, बुखार या शरीर में थकावट या हरारत की तकलीफ महसूस होना, मतलब जिसको मैलेज कहते हैं, ऐसा लगना कि थोड़ा बुखार सा है लेकिन 99 या 100 के बीच में कुछ फीवर है, ये हो सकता है। सिर में दर्द हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पे 1 से 2 दिन के लिए होता है। सिंपल पैरास्टामोल की दवा दी जाती है, उसमें ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, कुछ लोगों में होता है, ये भी सभी में नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहले से पैनिक मोड में हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं कि वैक्सीन लगने पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपको ये साइड इफेक्ट्स साइकोलॉजिकल ज़्यादा होंगे, एक्चुअल नहीं होंगे। इसलिए पैनिक ना होएं, वैक्सीन बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से जाएं, वैक्सीन लगवाएं, साइड इफेक्ट्स आपके कम होंगे। तो यहाँ पर मुझे आज सबसे अच्छा ये महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, सिर्फ इसलिए कि आज मैं एक फ्रेंड के पास बैठा हूँ जो पेशे से तो डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर एक दोस्त के नाते बैठे हुए हैं। और ऐसे जब किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपकी आधी बीमारी पहले ही ठीक हो जाती है उनके क्लिनिक में एंटर करने से पहले। तो ये आपके लिए इंडिया साइंस कर रहा है और हम इसी के तहत आगे बढ़ेंगे। एक और हमारे पास डॉक्टर साहब प्रश्न आया है यूट्यूब पर, मैं उसे पढ़ देता हूँ सभी के लिए और आपके लिए, कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से ज़्यादा प्रभावी कौन सी वैक्सीन है
और क्या हम खुद ये चुन सकते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र पर जो उपलब्ध होती है वही वैक्सीन दी जा रही है? अमित पुंज का ये प्रश्न है पुणे से। जी अमित जी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो अलग अलग कंपनी है, दोनों के वैक्सीन के बनाने की प्रक्रिया अलग है, लेकिन वैक्सीन बनने के बाद दो चीज़ें देखी जाती, क्या वैक्सीन कारगर है, तो दोनों वैक्सीन कारगर है। एक की इफेक्टिविटी 72% है, एक की 80% है, तो इसको स्टैटिस्टिकली सांख्यिकी के तौर पे हम मानते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर है। दूसरी बात देखी जाती है क्या सुरक्षित है, दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। क्या आप चुन सकते हैं कौन सा वैक्सीन आप लगवाना चाहें? नहीं, आप नहीं चुन सकते हैं, आप सेंटर चुन सकते हैं। सरकार ने डिसाइड किया है कुछ सेंटर पे कोविशील्ड है, कुछ सेंटर पे कोवैक्सीन है। अगर आपको कहीं किसी कारण से लगता है, एक पर्सनल बायस हो कि मुझे पर्टिकुलर वैक्सीन लगवाना है, तो आप तय कर लें कि ये वैक्सीन किस सेंटर पे लग रही है, वहां जाकर लगवा लें। दोनों वैक्सीन बराबर कारगर है, आपको चुनने का अधिकार नहीं है। सरकार ने केंद्र तय किए हुए हैं, उस केंद्र पे जाएंगे तो वही वैक्सीन लगेगी, और जो वैक्सीन पहली डोज लगेगी सेकेंड डोज भी आपको उसी वैक्सीन की लगेगी। तो यहाँ पर अमित, आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी वैक्सीन ली जाए। कोई भी वैक्सीन यदि उपलब्ध है तो वो तो लें, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरी चॉइस की ही लेनी है, तो आप स्वास्थ्य केंद्र का पता करें और फिर जाकर संपर्क करें, तो वहाँ पर आपके हिसाब से आपको वैक्सीन मिल सकती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक और रिंकू सिंह का हमारे पास कॉल आया है दिल्ली से। रिंकू जी। हेलो जी रिंकू जी, नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे किसी को शुगर हो या बीपी हो तो क्या वो कोरोना वैक्सीन ले सकता है सर? बिल्कुल, इनके लिए कोमॉर्बिडिटी के ग्रुप में शुगर और बीपी के मरीजों को रखा गया है। शुगर और बीपी के मरीजों को लेना, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि शुगर और बीपी की दवा कंटिन्यू रखनी है और जितना हो सके इसको कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर और शुगर को। और ये इन्फॉर्मेशन आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे मेडिकल ऑफिसर को बताना है, अपना रिकॉर्ड दिखाना है कि इनको बीपी शुगर है, ताकि उनको जो पोस्ट वैक्सीन ऑब्जर्वेशन किया जाएगा बहुत बारीकी से किया जाएगा। जी जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया क्योंकि जब बात आती है कि अगर आपको मधुमेह की बीमारी है तो कहते हैं कि इसकी वजह से तमाम बीमारियां आपकी तरफ खींचती हैं, और जो व्यक्ति है जो इससे ग्रसित है वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। शायद इसी वजह से वो उनके शायद ऊहापोह मचा हुआ है उनके जहन में। उनको बचने के लिए इसीलिए वैक्सीनेशन ज़्यादा जरूरी है कि मधुमेह के रोगी को कोरोना संक्रमण होने के बाद अति गंभीर होने की स्थिति ज्यादा है, इसीलिए इनको प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया कि इनको पहले वैक्सीनेट करो और इनको सुरक्षित करो। जी जी, बिल्कुल आप सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक ट्वीट है कि अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भी हैं, रिया से हम बात कर लेते हैं कोलकाता से, उनसे जान लेते हैं कि क्या है उनका प्रश्न। हेलो हेलो जी, रिया जी बताएं आपका सवाल क्या है? मेरे जी लगभग 103 के आसपास बुखार है। 103? तो जी, और नॉर्मल पैरासीटामोल वगैरह तो हम दे रहे हैं, लेकिन स्मेल या टेस्ट जाने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो जनरली कोविड में होता है, तो क्या टेस्ट करवाना जरूरी होगा? 103 बुखार? जी जी, देखिए 103 बुखार चाहे किसी वजह से हो, आपको अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करना ही चाहिए। इसको अपने हिसाब से पैरासीटामोल देके, पैरासीटामोल एक देखिए दवा है जो बुखार को दवा देता है, लेकिन कारण का पता नहीं चलता है, ना कारण को खत्म करता है। इसलिए पास के डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि इनको कोविड की जांच करा लेनी चाहिए या किसी और कारण से, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एलर्जी, कुछ भी हो सकता है, तो डॉक्टर को चेक करने दें, अपने इलाज ना करें। जी जी, तो बिल्कुल आप डॉक्टर पर भरोसा करें और सबसे पहले रिया जी आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसी बीच कुछ ही समय पहले एक ट्वीट आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, वो पढ़ लेते हैं। 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रिपोर्ट नो डेथ इन द लास्ट 24 आवर्स includes Odisha, Assam, Puducherry, Ladakh, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura, Lakshadweep, Mizoram, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी वो राज्य हैं जहाँ पर यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर हम जानते हैं कि संभवतः आबादी कम है और काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यातायात सुगम नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो इस वजह से शायद संक्रमण से बचे हुए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा संपर्क हो नहीं रहा है। बिल्कुल, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम ऐसे इलाके में हैं और हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए। कोरोना संक्रमण जहां घनी आबादी होगी और जहां माइग्रेशन बहुत फास्ट होगा, वहां तेजी से फैलेगा, वहां ही अति गंभीर रूप लेगा। ऐसे स्टेट्स में नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ट्वीट है, मनोबल बढ़ाने के लिए काफी अच्छा ट्वीट है, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं भी यही कहूंगा, ड्यूरिंग कोर्स कोरोना संक्रमण हिंदुस्तान के सभी लोगों को होना है। हमारी कोशिश ये रखनी चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी अचीव करें, नंबर 1। नंबर 2, जान की क्षति ना हो। जी जी,
तो कोरोना संक्रमण और जान की क्षति सिनोनिमस नहीं है। तो जान की क्षति ना हो ये कोशिश होनी चाहिए। अब कोरोना संक्रमण, अब कोरोना वायरस इंडिया में फैल चुका है, इंडिया में ही रहेगा। अब इससे जितनी जानें हम बचा सकें ये पॉजिटिव न्यूज है और इस पे हमें हमारा मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर साहब आपने जैसे मनोबल बढ़ाया तो इसको और बल देने वाला एक और ट्वीट प्राप्त हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही है कि इंडिया क्रॉसेस अ लैंडमार्क माइलस्टोन विद हाईएस्ट सिंगल डे वैक्सीन कवरेज ऑफ मोर देन 43 lakhs डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन द लास्ट 24 आवर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि ये आज का टॉप मोस्ट मुझे लगता है कि ऐसा फिगर है वैक्सीनेशन, क्योंकि इससे पहले जो था वो 32.53 लाख का था जो कि 23 मार्च को छुआ गया था। आपकी बात यहाँ पर आत्मसात हो रही है कि जितना जल्दी हम वैक्सीनेशन को बढ़ाएंगे उतना मुझे लगता है कि मानवता को बचा पाएंगे। जी, अच्छी पहल है, लेकिन इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? एक्सपर्ट को हर समय क्रिटिक होना चाहिए। बिल्कुल, एक्सपर्ट को हर समय दिखाते रहना चाहिए आईना कि आप इसको और बढ़ाइए। इसको आप देखिए पॉपुलेशन के, आबादी के हिसाब से 140 करोड़ में अभी और स्पीड बढ़ानी है आपको, पर डे वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ानी, ताकि कम से कम समय में हमारा टारगेट होना चाहिए जुलाई से अगस्त तक मेजॉरिटी 75 to 80% आबादी अगर वैक्सीनेट हो गई तब तो हम चेन को तोड़ लेंगे और म्यूटेशन के होने की प्रक्रिया पे हम रोक सकते हैं कि वायरस को रेप्लिकेट होने का चांस नहीं मिलेगा। जी जी, जितनी जल्दी हम अचीव करें उतना बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो फिर बच्चों और जो गर्भवती महिलाओं के ट्रायल्स हैं वो भी सब मुझे लगता है उनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो बहुत पॉजिटिव बात यहाँ पर आपने कही है। समय का पता ही नहीं चला आपके साथ बातचीत में और इसके दौरान। बहरहाल आज के इस प्रश्नकाल में इतना ही। डॉक्टर अंशुमान कुमार जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह फिर से होगी मुलाकात, तब तक आप अपने वैज्ञानिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत में 4 चांद लगाएं, ऐसी मेरी गुजारिश है। उनकी मेहनत, उनका त्याग, उनका परिश्रम व्यर्थ ना जाए, ऐसी आपसे आशा है। यानी सभी सावधानियां और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और हम आशा करते हैं कि कोरोना टीकाकरण को लेकर आप सभी के मन में जो सवाल और संशय होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो खत्म हो गए होंगे। आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।